तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो सेशन है आप सभी के डीसी मोटर के टेस्टिंग बताने वाले हैं। तो देखिए, डीसी मोटर के टेस्टिंग अगर हम बात करें तो डीसी मोटर का टेस्टिंग दो टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने डीसी मोटर के लगभग सभी टॉपिक को कवर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। 5 लेक्चर इसके पहले लिए हुए हैं डीसी मशीन पे। तो उन 5 लेक्चर को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पहले हमारे 5 लेक्चर को देख लीजिए, जिसमें हमने डीसी मशीन के सभी टॉपिक को, मतलब एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, सभी टॉपिक को हम कवर किए हैं। ये हमारा आज का लास्ट सेशन है डीसी मशीन पे। आप सभी का आज लास्ट टॉपिक बचा था सिर्फ टेस्टिंग। तो टेस्टिंग आज हम कवर कर लेंगे। टेस्टिंग में आप सभी का 2 मेथड होते हैं टेस्टिंग करने के डीसी मशीन्स के। आप सभी का एक डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए, पहले एक छोटी सी बात, टेस्टिंग हम लोग करते क्यों हैं, ठीक है, किसी भी मशीन की टेस्टिंग करते क्यों हैं। तो देखिए, टेस्टिंग करने का मेन उद्देश्य हमारा ये होता है उस मशीन की इफ़िशियंसी ज्ञात करना, उस मशीन का परफॉर्मेंस चेक करना, उस मशीन में कितनी लॉसेस हो रहा है ये देखना। इस उद्देश्य से हम लोग करते हैं टेस्टिंग, ठीक। तो डीसी मशीन में जो टेस्टिंग होती है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट टेस्टिंग और एक होता है आप सभी का इनडायरेक्ट टेस्टिंग। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट टेस्टिंग में। तो डायरेक्ट टेस्टिंग में आता है आप सभी का ब्रेक टेस्ट। देखिए, ये जो ब्रेक टेस्ट होता है फ्रेंड्स, आप सभी का डायरेक्ट टेस्टिंग में आता है, ठीक। और इनडायरेक्ट टेस्टिंग में आता है आप सभी का स्विनबर्न टेस्ट और हॉपकिंसन टेस्ट। हॉपकिंसन टेस्ट को आप लोग बैक टू बैक टेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर रीजनरेटिव टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम पहले कवर करेंगे आप सभी का डायरेक्ट मेथड में ब्रेक टेस्ट को पहले कवर करेंगे, उसके बाद हॉपकिंसन टेस्ट को कवर करेंगे और सबसे लास्ट में स्विनबर्न टेस्ट को कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने पिछले वाले लेक्चर में बोले थे इन 3 टॉपिक को कवर करने के बाद हम आप सभी का कंक्लूजन लास्ट में जितनी भी डीसी मशीन, डीसी मोटर्स में, जैसे कि सीरीज मोटर्स, शंट मोटर्स, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर्स, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये कंक्लूजन हम बताएंगे इन 3 टॉपिक को कवर करने के बाद। तो आप हमारा साथ दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो 1 नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं, पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करते हैं, 1 नाइट पढ़ करके अच्छा सेमेस्टर में मार्क्स लाना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेक टेस्ट। तो ब्रेक टेस्ट की बात कर लेते हैं। ब्रेक टेस्ट जो होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। तो इसका डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस डायग्राम को अपने कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके। तो आप देख सकते हैं जो ब्रेक टेस्ट होता है ये हमेशा शंट मोटर पे किया जाता है। देखिए, आप सभी का जितना डायरेक्ट टेस्टिंग, इनडायरेक्ट टेस्टिंग में हॉपकिंसन, स्विनबर्न और ब्रेक टेस्ट, ये सभी टेस्ट शंट मोटर पे किए जाते हैं नो लोड के कंडीशन में। सीरीज में इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं सीरीज कभी नो लोड पे नहीं चलाया जाता है। अगर नो लोड पे चलाया जाएगा तो सीरीज की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी। इस वजह से आप सभी का सीरीज मोटर पे टेस्टिंग नहीं की जाती है, डीसी मोटर पे टेस्टिंग की जाती है, ठीक। सीरीज मोटर में टेस्टिंग करने के लिए हम लोग एक स्पेशल टेस्टिंग करते हैं जिसका कि नाम होता है फील्ड टेस्ट। जो फील्ड टेस्ट होता है वो स्पेशल सीरीज मोटर के टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो हम फील्ड टेस्ट नहीं बताएंगे, हमारा बस 3 ही टॉपिक को क्लियर करने का उद्देश्य है। अगर आपको फील्ड टेस्ट भी पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम फील्ड टेस्ट भी पढ़ा देंगे। लेकिन आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड टेस्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये 3 टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। और आपके एग्जाम में मैं 95% कहता हूँ फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में फंसेगा, देखना आप लोग, एक टेस्ट पक्का आएगा। तो चलिए, ब्रेक टेस्ट। तो देखिए, यहाँ पे आप सभी को शंट मोटर लगानी है और शंट मोटर है, इसके मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट करनी है एक पुल्ली। और पुल्ली पे हम लोग यहाँ पे देखिए बेल्ट चढ़ाए हुए हैं, ये दोनों तरफ ये बेल्ट हैं और यहाँ पे 2 इंडिकेटर सूचक लगे हुए हैं और यहाँ पे हमने बेल्ट से इसको टांग दिया है पुल्ली को। तो बेल्ट की भी अपनी कुछ मोटाई है, मान लेते हैं स्मॉल टी है, इधर भी स्मॉल टी है, ठीक है। और ये जो पुल्ली है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से, मतलब ये रोटेट करता है, ठीक। जिस हिसाब से पुल्ली शाफ्ट यहाँ पर रोटेट करेगा तो मान लेते हैं ओमेगा रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से ये पुल्ली रोटेट करती है, ठीक। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप लोग कभी ना भूला करिए, टेस्टिंग करने का बस उद्देश्य यही है, हमें इफिशियंसी निकालनी है। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, इफिशियंसी निकलता कैसे है? इनपुट बटे आउटपुट। तो आप सभी को
पहली बात इनपुट निकालना पड़ेगा और आउटपुट निकालना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट। तो आप सभी जानते हैं आउटपुट बराबर क्या होता है, इनपुट माइनस लॉसेस अपान इनपुट। ये हुआ एफिशिएंसी फार्मूला। मतलब क्या हुआ एफिशिएंसी फार्मूला, इनपुट माइनस लॉसेस अपान इनपुट। अगर कट किया जाए तो 1 माइनस लॉसेस अपान इनपुट। तो आपको क्या इससे मतलब हम बताना क्या चाह रहे हैं, मतलब आपको इसमें उद्देश्य है आप सभी का लॉसेस और इनपुट फाइंड करना। अगर आपका इनपुट लॉसेस अगर आउटपुट आप फाइंड कर लेते हैं तो किसी भी मोटर के परफॉर्मेंस और उसकी इफिशिएंसी आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो दिमाग में ये सेट कीजिए कि आपको लॉसेस, इनपुट और आउटपुट प्राप्त करनी है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इनपुट पावर ऑफ द मशीन, तो यहाँ पे हम देखेंगे इनपुट मशीन की इनपुट पावर कितनी है। जहाँ पे हम देख रहे हैं सप्लाई वोल्टेज VT है और जाने वाली टोटल करंट I है। तो इनपुट पावर अगर कोई पूछे तो आप क्या करेंगे, टोटल जाने वाली करंट इंटू सप्लाई वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। VI बराबर क्या होता है, पावर होता है। तो आपका क्या आया, इनपुट पावर ऑफ मशीन VT इंटू I आ गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए पुली में पावर। अब पुली का अगर हम पावर पूछें तो क्या करेंगे, पावर बराबर होता है टॉर्क इंटू कोनी वेलोसिटी। ये फार्मूला होता है, अगर आप नहीं जानते होंगे तो अब जान लीजिए कि पुली में जो पावर होता है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है, जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे 2 पाई स्मॉल एन है। और जो स्मॉल एन है फ्रेंड्स ये RPS में है। RPS मतलब होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आप बस हमारी बातों को एकदम लिंक लेते रहिए, पकड़े रहिए हमारी बातों को, आपको सारी चीज़ें हम समझा देंगे। आगे देखिए, तो RPS में था अभी कोडी वेलोसिटी, अब हमें RPM में निकालना है। तो RPS क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, और RPM क्या होता है, रेडियन पर मिनट। तो मिनट में निकालने, RPS में है, अगर मिनट में हमें निकालना है RPM में तो क्या करेंगे, 60 का डिवीजन करेंगे। तो कोडी वेलोसिटी बराबर हो गया 2 पाई NS अपान 60। ये आया आप सभी का RPM में। ठीक, आगे देखिए टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है फ्रेंड्स फोर्स इंटू रेडियस। ठीक है, तो अब फोर्स बराबर क्या होता है, आप सभी पढ़े होंगे कक्षा 10th या फिर 11th में। फोर्स बराबर M इंटू G, मास इंटू ग्रेविटी। तो F बराबर हो गया mg। तो M इंटू G का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम रख दिए 9.81। और R डैश, रही बात R डैश त्रिज्या की, तो R डैश बराबर हो जाएगा R प्लस T/2। ये पुली हो गई, पुली। और पुली का रेडियस कितना था, R था। और मैंने बोला था कि बेल्ट की कितनी चौड़ाई है, T है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस अब यहाँ तक थोड़ी ना कैलकुलेट होगा, पूरा कैलकुलेट होगा बेल्ट की मोटाई सहित। तो अब मोटाई में भी तो आधा लेंगे क्योंकि रेडियस है ना, पूरा थोड़ी नहीं लेंगे। तो ये T/2 कंसीडर करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो R डैश बराबर R प्लस T/2, ये हो गया आप सभी का रेडियस। ठीक, और ये जो वेट होता है द्रव्यमान आप सभी का, तो ये वेट जो होता है ये दोनों इंडिकेटर के डिफरेंशियल के इक्वल होता है। यहाँ पे जो दो इंडिकेटर आप लगाए हैं इस डायग्राम में, ठीक है, S1 माइनस S2 होता है आप सभी का वेट। ठीक, तो देखिए, तो टॉर्क बराबर हो गया द्रव्यमान की जगह पे हो गया S1 माइनस S2 इंटू 9.8 इंटू R डैश की वैल्यू कितनी आई, R प्लस T/2। ठीक फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इतना बातें समझ में आया होगा। यही R डैश की वैल्यू कितना हो गया, R प्लस T/2। आगे देखिए, तो पुल्ली का आउटपुट पावर कितना आया, मैंने पहले ही लिखा था टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो टॉर्क कितना आया आप सभी का, S1 माइनस S2 इंटू 9.81 इंटू R प्लस T/2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए S1 माइनस S2 इंटू 9.81 इंटू R प्लस T/2। और एंगुलर वेलोसिटी है, अभी देखिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, अभी आगे पुट कर देंगे। देखिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितना निकल का है, 2 पाई NA अपान 60। ये RPM में है, जैसा कि अभी ऊपर आपने निकाला था। यहाँ पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितना, 2 पाई N/60 RPM में। और टॉर्क की वैल्यू कितना निकाले थे ये, तो पावर बराबर क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो टॉर्क की वैल्यू आपने रख दिया और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू रख दिया। तो ये क्या निकल के आया फ्रेंड्स, आपका पुल्ली का आउटपुट पावर निकल के आया। ठीक, अब देखिए आपको मिल गया आउटपुट पावर, आपको मिल गया इनपुट पावर। तो अब आपका काम हो गया ना, आपको क्या निकालनी थी, एफिशिएंसी तो निकालनी थी। आपने आउटपुट पावर भी निकाल लिया, इनपुट पावर भी निकाल लिया। अब हम अगर कोई एफिशिएंसी पूछे तो आप क्या बताएंगे,
आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आगे देखिए, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, किसी मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर परसेंटेज में पूछे तो उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बाकी एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से शो करते हैं। तो परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर हो गया आप सभी का आउटपुट पावर क्या आया निकल के, ये देखिए आउटपुट पावर ये है ना, आउटपुट पावर S1 माइनस S2 9.81 इंटू R प्लस T/2 इंटू 2πn/60। तो इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, एन S1 माइनस S2 इंटू 9.81 इंटू R प्लस T/2 इंटू 2πn/60 इंटू 100/VTI। ये आपका इनपुट पावर स्टार्टिंग में ही निकल के आया था। इनपुट पावर मतलब टोटल जाने वाली करंट इंटू अप्लाइड वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन आप सभी का टोटल इनपुट पावर। ठीक, तो ये फ्रेंड्स आप सभी का एफिशिएंसी निकल के आया किससे, डायरेक्ट ब्रेक मेथड से। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका उद्देश्य हुआ है पे पूरा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के डायरेक्ट टेस्टिंग से, तो वो देख लीजिए लास्ट में। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप सभी का बैक टू बैक टेस्ट, या फिर हीट रन टेस्ट, या फिर रीजनरेटिव टेस्ट। आगे देखिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि फॉर ए सीरीज मोटर द ब्रेक शुड बी सफिशिएंट टाइट बिफोर द मोटर इज स्विच्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेक टेस्टिंग में क्या होता है, ये सीरीज मोटर के लिए सफिशिएंट होता है, और मोटर को स्विच करने से पहले इसको पहले टाइट, इसके जो वो पुली पे पट्टे लगे होते हैं उसको टाइटली हम लोग जॉइंट करते हैं। ठीक, द साइज ऑफ द मोटर दैट कैन बी टेस्टेड बाय दिस मेथड is limited from the consideration of the heat and can be produced and dissipate at the breakdown। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग हीट को कंसीडर करते हैं, मतलब मशीन में या फिर मशीन में कितने हीट प्रोड्यूस हो रही है इस चीज़ को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और कितना उसमें एनर्जी डिसिपेट हो रहा है इस चीज़ को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, The disadvantage of this method are that the reading of spring balance are not steady। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो इसमें हम लोग पुली के ऊपर स्प्रिंग लगाते हैं, स्प्रिंग है तो यार स्प्रिंग की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट तो रहेगी नहीं। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो स्प्रिंग की वैल्यू के मान में चेंजेस आते हैं, मतलब उसमें कभी ज़्यादा तनाव हो जाता है तो कभी कम तनाव हो जाता है। जैसे कि आपका जो वो पट्टे लगे हुए हैं पुली के ऊपर, उसकी वो ढीला कभी हो जाएगा, कभी बाहर भी निकल सकता है। तो ये थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर लास्ट में बताएंगे, अभी टेस्ट को क्लियर कर देते हैं। तो ये आपका एक टेस्ट होगा क्लियर। अब हम चल रहे हैं इनडायरेक्ट टेस्टिंग में, जिसमें का उसका स्विनबर्न टेस्ट और हॉपकिंसन टेस्ट दोनों क्लियर करेंगे। तो पहले हॉपकिंसन टेस्ट को क्लियर करते हैं। ये टेस्ट समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आएगा समझ में। ठीक, तो देखिए आप सबके सामने है रीजनरेटिव टेस्ट, या फिर हॉपकिंसन टेस्ट, या फिर बैक टू बैक टेस्ट। इसको 3 नाम से जानते हैं। देखिए रीजनरेटिव टेस्ट भी पूछ सकता है, इसी टेस्ट को हॉपकिंसन टेस्ट कहते हैं, और इसी टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। ठीक, तो चलो हॉपकिंसन टेस्ट क्यों कहते हैं ये तो पता होगा, लेकिन बैक टू बैक टेस्ट और रीजनरेटिव टेस्ट कहने का क्या मतलब है। तो बैक टू बैक टेस्ट इसलिए कहा जाता है, जैसे कि आप सभी को इस टेस्टिंग के डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने एक मोटर लिया है और एक जनरेटर लिया है। ये है मोटर, ये है जनरेटर, और दोनों के शाफ्ट आपस में कपल्ड है, और इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्शन देखिए कुछ इस प्रकार है कि ये मोटर है, मोटर को अपने लोग इधर से सप्लाई देंगे, ये इधर से सप्लाई देंगे, तो मोटर नाचेगा, इसका शाफ्ट नाचेगा, और जनरेटर के शाफ्ट से कपल्ड है तो जनरेटर का भी शाफ्ट नाचेगा। तो मोटर नाचा, अपना मैकेनिकल पावर दिया जनरेटर के इनपुट में, और जनरेटर क्या करेगा, आउटपुट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जनरेट करेगा, मतलब करंट या फिर वोल्टेज जनरेट करेगा, पावर जनरेट करेगा, और वो अपनी करंट या फिर पावर फिर पुनः इस जनरेटर को, मोटर को दे देता है। मतलब समझ रहे हैं नहीं, बैक टू बैक टेस्ट मतलब नाम क्यों हुआ, ये इसको दिया तो फिर ये बैक कर दिया इसको अपना पावर। ठीक, और रीजनरेटिव क्यों नाम हुआ, ये रीजनरेट कर दे रहा है ना एनर्जी को, मतलब अपने पावर यहाँ दिया इसको मोटर को, फिर मोटर क्या किया, इसके शाफ्ट को या फिर नचाया, तो
तो ये फिर पावर जनरेट कर दिया, रीजनरेट किया, और फिर ये इसको दे दिया पुनः इसके सप्लाई को मोटर के, तो ये रीजनरेटिव हो गया। तो इसीलिए इसको फ्रेंड्स बैक टू बैक हॉपकिंसन टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट या फिर रीजनरेटिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक, तो रही बात इसकी डायग्राम का, तो इसको डायग्राम आप लोग बना लीजिए। यहाँ पे ए मीटर वोल्ट मीटर स्विच, दो ए मोटर है, ठीक है, शंट मोटर है। तो शंट मोटर इसका फील्ड वाइंडिंग इधर लगाए हैं हम, यहाँ पे आर्मेचर कनेक्ट किए हैं इसके फील्ड वाइंडिंग कंट्रोलिंग के लिए, और ये भी शंट जनरेटर है तो इसके फील्ड वाइंडिंग को हमने इधर आगे लगाया हूँ। यहाँ पे भी ए मीटर जोड़े हैं, यहाँ पे इसका फील्ड वाइंडिंग है ये, और इसके फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में एक रेजिस्टेंस है कंट्रोलिंग के उद्देश्य से। यहाँ पे 3 पॉइंट है LCA। तो इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए एकदम अच्छे से, नीट एंड क्लीन। और ये है आप सभी का सप्लाई वोल्टेज, DC इनपुट सप्लाई है। ठीक, तो आगे देखिए, तो उम्मीद करते हैं डायग्राम क्लियर हो चुका होगा अब तक। और चल बढ़ते हैं आगे। तो देयर आर 2 आइडेंटिकल DC मशीन। तो इस टेस्टिंग में आप सभी को 2 आइडेंटिकल DC मशीन की ज़रूरत पड़ती है। दे आर कपल्ड मैग्नेटिकली, इट मीन्स दैट बोथ मशीन विल रन एट सेम स्पीड। तो इसमें जो 2 मशीन होते हैं, फिर एक मोटर एक जनरेटर होता है, तो इन दोनों मशीन का जो शाफ्ट होता है वो कॉमन आपस में कपल्ड होते हैं। तो इस वजह से इन दोनों की स्पीड जो होती है वो सेम होती है। कॉमन सी बात है, समझ रहे होंगे। जब शाफ्ट कपल्ड है एक दूसरे से तो स्पीड भी तो यार सेम होगा। ठीक, आगे देखिए, कांस्टेंट मशीन, शंट मशीन। ये जो टेस्टिंग होती है शंट मशीन पे किया जाता है, और आप सभी जानते हैं जो आप सभी का शंट मशीन होता है वो कांस्टेंट मशीन होता है, उसका स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है। पिछला लेक्चर अगर आप लिए होंगे तो समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। यहाँ पे नॉर्मल एक क्वेश्चन है कि इसमें जो हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं उसकी रेटिंग क्या होती है नॉर्मली। तो द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर इज़ 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट टर्मिनल वोल्टेज। तो जो वोल्ट मीटर हम इसमें लगाते हैं इस टेस्टिंग में, उसका जो रेंज होता है उस टर्मिनल वोल्टेज के रेटिंग के जितना टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका दुगुना होता है वोल्ट मीटर का रेटिंग। ठीक, यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे कि डिनोट करेंगे कि VTI क्या है। आप सभी का VTI टर्मिनल वोल्टेज इनटू टोटल जाने वाली करंट का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इनपुट पावर निकल के आ जाएगा, जैसे कि पहले वाले भी टेस्टिंग में हम बताए हैं अभी ये। तो दिस विल सप्लाई द टोटल लॉस विल इन द आर्मेचर ऑफ बोथ द मशीन। RAM RAG। RA मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस, और M मतलब मोटर, RA मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस, G मतलब जनरेटर। तो RAM क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर है, और RAG क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर है। ठीक, RAM जो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ मोटर है, इसको आप लोग हॉट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, बहुत जगहों पे हॉट रेजिस्टेंस भी लिखा होता है। ठीक, आगे देखिए, इनपुट पावर बराबर हो जाएगा आप सभी का VTI बराबर हो जाएगा दोनों मशीन के आर्मेचर में जो लॉसेस हो रहा है और फ्रिक्शन लॉसेस या फिर विंडेज लॉसेस का एडिशन आप सभी का हो जाएगा टोटल इनपुट लॉसेस इनपुट पावर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए आप लोग, I1 स्क्वायर RAM प्लस I2 स्क्वायर RAM प्लस ओमेगा नॉट। ये जो VTI है फ्रेंड्स, ये आप सभी का टोटल लॉसेस है। दिस विल सप्लाई द टोटल लॉसेस विथ इन द आर्मेचर ऑफ बोथ द मशीन। ठीक है, ये टोटल लॉसेस है दोनों मशीन के आर्मेचर में जितना लॉसेस हो रहा है टोटल, ये VTI है। तो दोनों के आर्मेचर में, मोटर के आर्मेचर में I1 स्क्वायर RAM और जनरेटर के आर्मेचर में I2 स्क्वायर RAM लॉसेस हो रहा है। ओमेगा नॉट है कि दोनों मशीन के कितना विंडेज या फ्रिक्शन लॉसेस हो रहा है वो। ठीक, तो आप इस चीज़ को आप ऐसे भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि VTI माइनस I1 स्क्वायर RAM माइनस I2 स्क्वायर RAM बराबर ओमेगा नॉट, W नॉट कह सकते हैं, जहाँ पे W नॉट है आप सभी का नो लोड रोटेशनल लॉस ऑफ द बोथ मशीन। ठीक, और ओमेगा नॉट बाई अगर 2 कर देंगे तो नो लोड रोटेशनल लॉस ऑफ ईच मशीन। यहाँ पे दोनों मशीन का था, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम जानते हैं दोनों मशीन एक स्पीड से नाच रहा है, तो दोनों में जो नो लोड रोटेशनल लॉसेस है वो इक्वल होगा। तो अगर ओवरऑल ओमेगा नॉट है तो अगर अलग अलग पूछे तो क्या होगा, ओमेगा नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, हम ओमेगा नॉट बोल रहे हैं, आप लोग W नॉट बोलिएगा, हमारा आदत हो गया है कि W को ओमेगा बोल देते हैं। ठीक,
तो नो लोड रोटेशनल लॉस ऑफ ईच मशीन। तो इतना समझ में आया। अब आप देखिए अलग अलग फॉर द मोटर टोटल लॉस इन मोटर, अगर हम मोटर में टोटल लॉस कंसीडर करें तो आप सभी का निकल के आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई 2, मतलब कि उस मोटर में कितना रोटेशनल लॉस हो रहा है और उस मोटर में कितना आर्मेचर लॉस हो रहा है और उस मोटर में कितना फील्ड उसके उस मोटर के या फिर उस मशीन के फील्ड वाइंडिंग में कितना लॉसेस हो रहा है, ये आप सभी का आ जाएगा टोटल लॉस एक मशीन का। तो यहाँ पे हम मोटर का निकाल रहे हैं, तो हमने पहले ऊपर निकाल दिया था कि जो आप सभी का रोटेशनल लॉस होगा प्रत्येक मशीन में ओमेगा नॉट बाई 2 होगा। अगर हम किसी मशीन में ओवरऑल लॉसेस पूछें तो आप लोग क्या क्या करेंगे, उसमें रोटेशनल लॉस कितना हो रहा है वो, आर्मेचर लॉस कितना हो रहा है वो, और उसके फील्ड वाइंडिंग में कितना लॉस हो रहा है वो, तीनों अगर ऐड कर देंगे तो आप सभी का किसी भी मशीन का टोटल लॉसेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम मोटर का निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे हम दो मशीन जोड़े हुए हैं, एक मोटर एक जनरेटर। तो यहाँ पे हम मोटर का निकाल रहे हैं, तो मोटर को हमने लिखा दिया WM, मतलब टोटल लॉस इन मोटर। तो आप सभी का हो गया नो लोड रोटेशनल लॉस ऑफ मोटर, तो ओमेगा नॉट बाई 2, और उस मोटर के आर्मेचर में कितना लॉसेस हो रहा है I1 स्क्वायर RAM, प्लस उस मोटर के फील्ड वाइंडिंग में कितना लॉसेस हो रहा है तो VT इंटू IF1 मतलब मोटर के फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट, और टर्मिनल वोल्टेज तो सभी के क्रॉस इक्वल होगा। आप एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए, तो हो सकता है और आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये मोटर का फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये मोटर का ये जनरेटर है और जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग है। हम मोटर के फील्ड वाइंडिंग में देख रहे हैं IF1 करंट जा रही है और जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में देख रहे हैं IF2 करंट जा रही है। और जो सप्लाई वोल्टेज है ये इस पे भी सेम होगा, इस पे भी सेम होगा, इस पे भी सेम होगा, इस पे भी सेम होगा। तो अगर हम इस वाइंडिंग में पूछ दें कि कितना पावर है या लॉसेस हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, इस वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज और इसमें जाने वाली करंट कहेंगे ना, तो VT IF1 हो गया। तो वही चीज़ हम लिखे हैं। बाकी ये आर्मेचर में जाने वाली करंट है, ये I2 जनरेटर का आर्मेचर से जाने वाली करंट है, और ये I1 या फिर I2 प्लस I हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे आप I1 समझिएगा। तो ये मोटर में आने वाली करंट है, ठीक है, मोटर है तो करंट आएगी, जनरेटर है तो करंट बाहर जाएगी। तो कहाँ पहुँचे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे। तो टोटल लॉस इन मोटर कितना होगा, ये इतना निकल के आया, आपको समझ आ चुका होगा कैसे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम एक बार मोटर की एफिशिएंसी निकालेंगे और फिर जनरेटर का निकालेंगे और फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे एक में, ठीक। तो यहाँ पे हम मोटर ले लिए हैं, मोटर में I1 करंट आ रही है, इसकी फील्ड वाइंडिंग में IF, यहाँ पे अलग से देखिए मोटर बना दी है, माने अब उस डायग्राम से हटा करके आपको समझाने के लिए अलग से डायग्राम बना दिए। तो I1 करंट इसमें जा रही है इसका आर्मेचर में, और इसके फील्ड वाइंडिंग में IF1 करंट जा रही है। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज VT है। तो अगर इनपुट पावर ऑफ द मोटर कोई पूछे तो इसके टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज है, मोटर के टर्मिनल के क्रॉस VT वोल्टेज है, इसके आर्मेचर में I1 करंट जा रही है, इसके फील्ड वाइंडिंग में IF1 करंट जा रही है। तो अगर हम टोटल इनपुट पावर पूछें तो आपका टोटल इनपुट पावर क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज इनटू टोटल करंट। तो अप्लाइड वोल्टेज तो VT हो गया, और टोटल करंट कितना है I1 प्लस IF1, तो I1 प्लस IF1, ठीक। तो ये इनपुट पावर ऑफ द मोटर का इनपुट पावर निकल के आ गया, ठीक। तो देखिए आपको मोटर का इनपुट पावर पता हो गया, आपको मोटर का लॉसेस पता हो गया, अभी जस्ट पहले बताएं। तो आप एफिशिएंसी प्राप्त कर लेंगे ना। तो क्या होता है एफिशिएंसी फार्मूला, 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट, या फिर एफिशिएंसी फार्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट को आप कैसे लिख सकते हैं, इनपुट माइनस लॉसेस लिख सकते हैं। तो इनपुट से इनपुट कट, लॉसेस 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट आ जाएगा। तो चलिए अभी हमारे बातों से नहीं क्लियर हो रहा है तो कॉपी में देख करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो नाउ द एफिशिएंसी ऑफ मोटर। तो अब आपको मोटर का इनपुट पावर मिल गया, मोटर का लॉसेस मिल गया, तो आप मोटर का एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो नाउ द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, तो ईटा m बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो ईटा m बराबर आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट को आप क्या लिख सकते हैं, इनपुट माइनस लॉसेस। आप ऐसा समझिए मोटर है, तो मोटर में जो पावर आप देंगे टोटल मोटर को चलने के लिए, तो आपका हो जाएगा इनपुट। अब मोटर चला तो उसमें कुछ रोटेशनल लॉसेस होगा, कुछ आर्मेचर लॉसेस होगा, और फिर ये लॉसेस होने के बाद फिर जो आउटपुट में जो जाएगी एनर्जी, तो वो आपकी आउटपुट एनर्जी कहलाएगी। तो आप आउटपुट को कैसे लिख सकते हैं, अगर जितना आप दे रहे हैं अगर उसमें से लॉसेस आप घटा देंगे तो आपका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट, तो इंटू 100। तो यहाँ परसेंटेज में निकालने हैं, इसलिए 100 का मल्टीप्लिकेशन किए हैं। तो 1 इनपुट से इनपुट कट, 1 माइनस लॉस अपॉन इनपुट इंटू 100 आ गया। तो आप देख सकते हैं मोटर का इफिशिएंसी 1 माइनस लॉसेस कितना आया था मोटर का, ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस, अपने कॉपी में नोट कर रहे हैं नहीं, नोट कर रहे होंगे तो देख लीजिए
कि मोटर में लॉसेस कितना आया है, ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस I1 स्क्वायर आर नॉट एम प्लस VT IF1 अपान मोटर का टोटल इनपुट पावर कितना है VT I1 प्लस IF1, अभी जस्ट हम ऊपर निकाले हैं यही, ठीक, इंटू 100। तो ये देखिए फ्रेंड्स क्या निकल के आया आप सभी का मोटर का एफिशिएंसी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब जनरेटर का भी एफिशिएंसी निकाल लेंगे और दोनों का एफिशिएंसी निकालने के बाद कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आगे अब हम जनरेटर की एफिशिएंसी, अभी मोटर की एफिशिएंसी आ गया आपका, अब हम जनरेटर की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। NG बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी वही सेम फार्मूला 1 माइनस लॉस अपन इनपुट इंटू 100। तो यहाँ पे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 100 इंटू NG बराबर 1 माइनस लॉस अपन इनपुट पावर का आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मोटर में, आउटपुट अपान प्लस लॉसेस। देखिए जनरेटर है ना, तो जनरेटर हम लोग करते क्या है, इनपुट पावर अगर कोई कहे तो जो आउटपुट है और जो उसमें लॉसेस हो रहा है अगर दो चीज़ों को जोड़ दिया जाएगा तो आप सभी का इनपुट आ जाएगा। ठीक, तो इतना समझ रहे हैं कि नहीं, इंटू 100 कर दिए इसलिए क्योंकि आप सभी को परसेंटेज में एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक, तो आगे देखिए जनरेटर का एफिशिएंसी 1 माइनस आप सभी का लॉसेस। देखिए जनरेटर मैंने पहले ही बोला था कि प्रत्येक मोटर में लॉसेस कितना होगा, ओमेगा नॉट बाई 2। अब ये जनरेटर है तो इसके आर्मेचर में जाने वाली करंट कितनी थी, I2 थी, तो I2 स्क्वायर और नॉट 2 और प्लस इसके फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट कितना थी, IF2 था, तो इस वजह से इसके फील्ड वाइंडिंग में जो लॉसेस होगा VT इंटू IF2। ठीक, और अपान इसका आउटपुट पावर कितना है इसका, VT I2 है, और इसमें लॉसेस कितना हुआ, यही लॉसेस ऊपर वाला ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर और नॉट 2 प्लस VT IF2। आप ये सोच रहे होंगे कि आउटपुट पावर VT I2 आया कैसे। ठीक, देखिए आप एक बार फिर से यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अपना पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर बातें समझ में आए। तो लॉसेस अपान आउटपुट प्लस लॉस है, तो लॉस तो आपको पहले ही ज्ञात हो चुका था कि प्रत्येक मोटर में, आप यहाँ से देख लीजिए कि प्रत्येक मोटर में लॉसेस कितना होगा, ओमेगा नॉट बाई 2 तो प्रत्येक मोटर का नो लोड रोटेशनल लॉस है ओमेगा नॉट बाई 2। तो प्रत्येक मोटर में क्या, अगर ओवरऑल लॉसेस पूछे तो आप क्या क्या करेंगे, आर्मेचर लॉसेस प्लस फील्ड वाइंडिंग लॉसेस प्लस रोटेशनल लॉसेस। तो आप देखिए ये देखिए, ये जनरेटर का आर्मेचर लॉसेस I2 स्क्वायर R नॉट 2 और ये फील्ड वाइंडिंग में जो लॉसेस हो रहा है VT IF2 और ये नो लोड रोटेशनल लॉसेस प्रत्येक मोटर का मैंने पहले ही बता दिया था। तो नो लोड रोटेशनल लॉसेस, आर्मेचर लॉसेस और फील्ड लॉसेस। फील्ड IF2 है तो जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट I2 है तो जनरेटर के आर्मेचर में आने वाली करंट। तो आर्मेचर लॉसेस, फील्ड वाइंडिंग लॉसेस और नो लोड रोटेशनल लॉसेस तीनों जोड़ दिए तो आपका टोटल लॉसेस आ गया। ठीक, अब यहाँ पे इनपुट था, इनपुट में क्या होगा, लॉसेस प्लस आउटपुट, तो ये तीनों, ये पूरा हो गया आप सभी का लॉसेस। अब ये है आप सभी का आउटपुट जनरेटर का VT I2। अब आउटपुट कैसे हुआ वो हम बता रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये देखिए जनरेटर है तो जनरेटर से कितनी करंट बाहर जा रही है, I2 जा रही है, इसका आउटपुट में कितनी करंट जा रही है, I2 जा रही है, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है यही वोल्टेज इसके क्रॉस है। तो अगर हम कोई पावर पूछे तो क्या करेंगे, वोल्टेज इंटू करंट करेंगे, तो वोल्टेज VT इंटू करंट कितना I2। ठीक, तो ये हो गया आप सभी का आउटपुट पावर जनरेटर का VT I2। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, तो अब ये पूरा निकल के क्या आया, ये जनरेटर का इफिशिएंसी निकल के आया। ठीक, अब आगे देखिए आपको मिल गया क्या, मोटर का एफिशिएंसी और जनरेटर का एफिशिएंसी। अब हम दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। देखिए बोथ मशीन विल हैव सेम एफिशिएंसी, जो दोनों मशीन है यहाँ पे, जो दो मशीन होती है इस टेस्टिंग में, मतलब रीजनरेटिव टेस्टिंग या फिर बैक टू बैक टेस्टिंग या फिर हॉपकिंसन टेस्टिंग में जो हम दो मशीन मोटर जनरेटर यूज करते हैं उन दोनों की एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। और यही इसकी डिसएडवांटेज है कि दोनों की एफिशिएंसी सेम होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर अभी डेरिवेशन की हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात कर लेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज की, फिलहाल अभी डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, व्हेन बोथ मशीन विल हैव सेम एफिशिएंसी, तो ईटा एम बराबर NG, ईटा G मतलब दोनों की एफिशिएंसी, मतलब यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी इक्वल है, तो दोनों को हम मान लेते हैं कि मोटर की एफिशिएंसी जनरेटर की एफिशिएंसी बराबर हो गया ईटा। तो मोटर आर्मेचर इनपुट पावर है VT I1, आउटपुट पावर ऑफ द मोटर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर ऑफ द मोटर हो जाएगा आउटपुट अपान इनपुट। तो मोटर की एफिशिएंसी बराबर हो गई आउटपुट अपान इनपुट कितना है, VT I1 है,
तो आउटपुट अगर हम देखें मोटर का तो ईटा या मोटर के इफिशिएंसी इंटू मोटर का इनपुट VT_I1, ठीक। तो आउटपुट बराबर हो गया ईटा एम VT_I1। आगे देखिए मोटर के आर्मेचर का आउटपुट कितना है फ्रेंड्स, ईटा एम मोटर का इफिशिएंसी इंटू मोटर का इनपुट VT_I1, ईटा एम VT_I1 आया। अब जो मोटर का आउटपुट होगा वही तो जनरेटर का इनपुट होगा। अगर आप डायग्राम को सही समझ पाए होंगे तो आप यहाँ पे देखिए मोटर का शाफ्ट कनेक्ट है जनरेटर के इनपुट से। यहाँ पे देखिए मोटर का ये शाफ्ट है, ये मोटर ये जनरेटर है, तो मोटर का शाफ्ट कनेक्ट है इसके इनपुट से। तो जो मोटर का आउटपुट होगा मैकेनिकल पावर होगा वही तो जनरेटर के इनपुट पावर में जाएगा। समझ रहे हैं नहीं? तो वही देखिए ये मोटर के आर्मेचर का आउटपुट आपने निकाला ईटा एम VT_I1। अब यही मोटर का आउटपुट जनरेटर के इनपुट हो गया, ठीक। तो आउटपुट अब देखिए, अब आप यहीं रुकिए, ठीक। अब आप यहाँ पे जनरेटर का थोड़ा डेरिवेशन कर लीजिए। आउटपुट ऑफ जनरेटर का आउटपुट कितना है, VT_I2 है। तो जनरेटर का इफिशिएंसी कितना है, आउटपुट अपान इनपुट है। तो अगर हम इनपुट निकालना चाहे जनरेटर का तो क्या हो जाएगा, आउटपुट अपान NG हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि जनरेटर का आउटपुट क्या है, VT_I2 है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इनपुट बराबर हो गया जनरेटर का इनपुट है VT_I2 अपान NG। और आप अभी पहले जस्ट निकाले हैं यहाँ पे, ये देखिए आप ये इनपुट क्या निकाले हैं, जनरेटर का इनपुट आपने निकाल लिया ये। और आप जान रहे हैं यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बोला था आपको रुकने के लिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि मोटर का आउटपुट जनरेटर के इनपुट के इक्वल है। तो मतलब आपने अभी जनरेटर का इनपुट निकाल लिया डेरिवेशन करके, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, मतलब मोटर का आउटपुट जनरेटर के इनपुट के इक्वल है। तो ईटा एम VT_I1 बराबर हो जाएगा VT_I2 ईटा G, मतलब जनरेटर का एफिशिएंसी, ठीक है। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट आउटपुट ऑफ मोटर, तो आउटपुट ऑफ मोटर बराबर इनपुट ऑफ जनरेटर, ठीक। तो आउटपुट ऑफ मोटर क्या है, ईटा एम VT_I1 है, और इनपुट ऑफ जनरेटर क्या है, VT_I2 ईटा G है। तो इसका हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो ईटा एम ईटा G बराबर हो गया, ये VT का कैंसिल हो गया, I2 अपान I1 हो गया, ठीक। तो हम पहले ही लिए थे कि दोनों का एफिशिएंसी इक्वल है, मतलब ईटा है। तो ईटा एम बराबर भी ईटा लिख दिए, ईटा G बराबर भी ईटा लिख दिया। तो ईटा स्क्वायर आ गया I1 अपान I2। I2 है जनरेटर के आर्मेचर में जाने वाली करंट, और I1 है मोटर के आर्मेचर में जाने वाली करंट। तो ईटा बराबर हो गया फ्रेंड्स आप सभी का रूट में I1/I2, ठीक। ये पूरा डेरिवेशन निकल का, ये रिलेशन है पूरा हॉफकिंसन टेस्ट का, मतलब पूरी ओवरऑल एफिशिएंसी का। मतलब ये आर्मेचर के जनरेटर का आर्मेचर में जाने वाली करंट अपान मोटर के आर्मेचर में जाने वाली करंट का डिवीजन का रूट कर देंगे तो आपसे का ओवरऑल एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी मशीन की, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर से वीडियो को देख लीजिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, हमको लग रहा है कि हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो आपको लिखने का मौका नहीं मिल रहा होगा। तो एक बार आप लोग सुन लीजिए हमारे बातों को ध्यान से, एकदम कंसंट्रेट होकर के, उसके बाद कॉपी में आराम से नोट कर लीजिएगा। तो ये रहा आप सभी का। अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप देख लीजिए, जैसे कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लीजिए और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग हॉफकिंसन टेस्ट, तो द आयरन लॉस डिपेंड ऑन द EMF जनरेटेड इन द आर्मेचर, मीन्स द आयरन लॉसेस विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ फील्ड फ्लक्स। तो आयरन लॉसेस जो होता है वो जितना आर्मेचर में EMF जनरेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आर्मेचर लॉसेस जो होता है इस वजह से आर्मेचर लॉसेस फ्लक्स डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक। तो सिंस द फील्ड करंट ऑफ जनरेटर इज हायर देन फील्ड करंट ऑफ मोटर, तो आप सभी जानते हैं जनरेटर का जो फील्ड करंट होता है वो मोटर के फील्ड करंट से ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो आयरन लॉस होता है फ्रेंड्स वो जनरेटर में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मोटर। आगे देखिए वही चीज़ लिखे, हेंस आयरन लॉस इन द जनरेटर इज हायर देन द आयरन लॉसेस ऑफ मोटर, ठीक। आगे देखिए the motor with low field current have higher armature current than the armature current of generator। तो जो मोटर का फील्ड करंट होता है वो तो कम होता है जनरेटर के फील्ड करंट से, लेकिन जो मोटर का आर्मेचर करंट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू जनरेटर के आर्मेचर करंट से। तो इस वजह से जो आर्मेचर में लॉसेस होगा वो मोटर में ज़्यादा होता है जनरेटर के आर्मेचर लॉसेस से, ठीक। तो आगे देखिए, देन द आर्मेचर करंट ऑफ जनरेटर कॉन्सिक्वेंटली
द डिस्टॉर्शन ऑफ द फील्ड फ्लक्स इन मोटर इज हायर देन द जनरेटर। तो आप सब कॉमन सी बात है, जिस मशीन के आर्मेचर का करंट ज़्यादा होगा वही अपने फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक। तो मोटर ज़्यादा डिस्टॉर्शन करता है अपने फील्ड फ्लक्स में ड्यू टू मोर आर्मेचर करंट के कारण और जनरेटर के अपेक्षा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं आगे। हेंस इट इज़ वेरी क्लियर दैट स्ट्रे लॉस ऑफ मोटर इज हायर देन द स्ट्रे लॉस ऑफ जनरेटर। आर्मेचर करंट ज़्यादा होने की वजह से मोटर का स्ट्रे लॉसेस ज़्यादा होती है जनरेटर के स्ट्रे लॉसेस के अपेक्षा, ठीक। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आप थोड़ा थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए हॉपकिंसन टेस्ट का, उसके बाद बचेगा आप सभी का एक टेस्ट स्विनबर्न टेस्ट, तो आज जल्दी हम कवर कर लेंगे। तो देखिए एडवांटेज ऑफ हॉपकिंसन टेस्ट, तो दिस टेस्ट इज कैरिड आउट एट रेटेड लोड, हेंस कम्यूटेशन प्रोसेस कैन बी। तो देखिए ये जो इसका एडवांटेज क्या है कि जो ये टेस्ट होता है ये रेटेड लोड पे किया जाता है, तो इस वजह से इसका देखिए इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें जो कम्यूटेशन के कारण जो लॉसेस होता है उसको भी फाइंड कर लेते हैं, जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कम्यूटेशन प्रोसेस कैन बी, इसमें कम्यूटेशन प्रोसेस कैन बी चेक्ड एंड टेम्परेचर राइज कैन आल्सो बी चेक्ड एट रेटेड लोडेड। तो इस हॉपकिंसन टेस्ट का फ़ायदा ये है कि इसको रेटेड टेस्ट पे रेटेड लोड पे टेस्ट किया जाता है और रेटेड लोड पे इसमें कम्यूटेशन चेक किया जाता है और कम्यूटेशन के कारण कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है ये भी चेक किया जाता है, ठीक। आगे देखिए हॉपकिंसन टेस्ट का एडवांटेज नंबर 2, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज साइज ऑफ मशीन बिकॉज द पावर ड्रॉप फ्रॉम द DC सप्लाई सोर्स हैज टू सप्लाई ओनली द लॉसेस इन द टू मशीन। तो इस मेथड का यूज जो होता है लार्ज मशीन के टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ये इस वजह से किया जाता है कि इसमें पावर का रिक्वायरमेंट कम होता है। अब पावर का रिक्वायरमेंट कम कैसे होता है, तो आप देखिए मोटर को अपने इनपुट एक बार देते हैं तो वही इनपुट क्या करता है जनरेटर को देता है, फिर जनरेटर वही पावर को जनरेट करके फिर उसी मोटर को बैक कर देता है। तो इससे आप समझ क्या रहे हैं कि आप ऐसा समझिए कि 10 वाट आपने मोटर को दिया, मोटर आउटपुट दिया 8 वाट, अब नहीं 9 वाट मान लीजिए, आपने 10 वाट दिया मोटर के इनपुट को और मोटर का आउटपुट दिया 9 वाट किसको, जनरेटर को, जनरेटर के इनपुट को, और जनरेटर आउटपुट कितना दिया 8 वाट। अब फिर वो 8 वाट कहाँ आ जाएगा, मोटर के इनपुट पे आ जाएगा, बैक कर देगा। पहले अगर आप समझ रहे होंगे बातें समझ रहे होंगे तो बैक कर दिया, तो अब ये सप्लाई से लेगा कितना, अब इसका रिक्वायरमेंट है 10 वाट, 8 वाट तो जनरेटर ने बैक कर दिया, अब बचा कितना 2 वाट, मतलब बस सिर्फ मोटर से 2 वाट लेगा। अब मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब जो लॉसेस हो रही है मोटर और जनरेटर दोनों मशीन में 1-1 वाट का, सिर्फ वही लॉसेस से सप्लाई से लेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये लार्ज मशीन में अगर इसका टेस्टिंग करेंगे तो इसमें पावर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। पावर रिक्वायरमेंट कम क्यों होता है, क्योंकि जनरेटर पावर को बैक कर देता है, ठीक। तो वही है, दिस मेथड कैन बी यूज फॉर लार्ज साइज ऑफ मशीन बिकॉज द पावर ड्रॉप फ्रॉम द DC सप्लाई सोर्स हैज टू सप्लाई ओनली द लॉसेस इन द टू मशीन। अब देख लीजिए इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज तो मैंने पहले बोल दिया था कि इसमें डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है भैया कि इसमें दो मशीन जो यूज कर रहे हैं उनका जो इफिशिएंसी है वो इक्वल होना चाहिए, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक। तो डिसएडवांटेज ऑफ द टेस्ट, द मेन डिसएडवांटेज इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल DC मशीन। समझ रहे हैं, इसमें 2 आइडेंटिकल ऐसे DC मशीन की ज़रूरत है जिनकी इफिशिएंसी इक्वल हो, तो यही सबसे बड़ा इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक। बाकी सब एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं स्विनबर्न टेस्ट की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, स्विनबर्न टेस्ट स्टार्ट करने से पहले फिर से आप सभी से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि मैं मोटिवेट रह सकूं और आप सबके लिए जैसे भी मेहनत कर रहा हूँ इसी तरह निरंतर मेहनत करता रहूँ और अपनी वीडियो की क्वालिटी में और अच्छा से अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को अपने सभी दोस्तों के पास। और देखिए स्विनबर्न टेस्ट को हम क्लियर करने के बाद आप सभी का लास्ट में कंक्लूजन को भी क्लियर करना है। तो पहले देख लीजिए स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट इट परफॉर्म एट नो लोड। तो जो स्विनबर्न टेस्ट होता है हमेशा नो लोड के कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है। दैट्स वाई सीरीज मशीन कैन नॉट बी टेस्टेड बाई दिस मेथड। इसी वजह से स्विनबर्न टेस्ट नो लोड पे टेस्ट किया जाता है, इसी वजह से
स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वो सीरीज मोटर में या फिर सीरीज मशीन में अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सीरीज मोटर या फिर सीरीज मशीन नो लोड के कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नाचेगा, जिससे कि आपका शाफ्ट टूट सकता है और उसका जो आर्मेचर है या फिर कम्यूटेटर है वो शक्तिमान की तरह एकदम उड़ने लगेगा हवा में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, सब आदमी मर उड़ जाएंगे। तो इस वजह से स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वो सीरीज मोटर में अप्लाई नहीं होता है, वो शंट मोटर में अप्लाई किया जाता है फॉर टेस्टिंग के लिए। ठीक, तो शंट मोटर आप सबके सामने है, स्विनबर्न टेस्टिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे आई नॉट टोटल करंट जा रही है, इसका आर्मेचर आई नॉट माइनस एफ आई एफ करंट जा रही है, इसके फील्ड वाइंडिंग में आई एफ करंट जा रही है, इसके फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है आर एस एच, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है आर ए, ये बैक ईएमएफ है, और यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज वीटी दे रखा है। ठीक, तो डायग्राम बना लीजिए वीडियो को रोक करके थोड़ा, तो वो क्योंकि हम इतना फास्ट चल रहे हैं तो शायद आप सब लिख पा रहे होंगे, तो आप हमारी बातों को बस ध्यान से सुनिए, दोबारा लिख लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, नो लोड पे चलता है और सप्लाई वोल्टेज, अगर सप्लाई वोल्टेज में हम आरएसएस की डिवीजन कर देंगे तो आप का फील्ड करंट निकल के आ जाएगा, क्योंकि किसी भी टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होता है अगर उसमें हम रेजिस्टेंस का डिवीजन कर देंगे तो आप सभी का करंट निकल के चला आता है। तो वी टी अपन आर एस एस अपन बराबर आई एफ आ गया। ठीक, इनपुट ऑफ द आर्मेचर, अगर हम आर्मेचर में इनपुट पावर देखें तो आप सभी का टर्मिनल वोल्टेज कितना है, वीटी है, इसमें जाने वाली करंट कितना है, आई ए। आई ए का मतलब है क्या, आई ए का मतलब है आई नॉट माइनस आई एस एच, या फिर इसको आई एफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई एफ, ठीक, आई एस एच या फिर आई एफ बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आप सभी का इनपुट ऑफ द आर्मेचर वी टी आई ए। इसी चीज़ को आप आई ए देखिए, ये आई ए मतलब आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को आप किसके डिफाइन कर सकते हैं, आई नॉट माइनस आई एफ से, या फिर आई नॉट माइनस आई एस एच। आई एस एच कहिए चाहे आई एफ कहिए, चाहे फील्ड करंट कहिए चाहे फील्ड आर एस एच की है ना, संट मतलब संट रेजिस्टेंस, तो वही आर आई एफ या फिर आई एस एच। ठीक, तो आइए आपका इनपुट ऑफ द आर्मेचर हो गया टर्मिनल वोल्टेज, इसमें जाने वाली टोटल करंट आई ए। ठीक, तो वी टी इंटू आई ए। ठीक, आगे देखिए, इसका भी उद्देश्य वही है, इफिशिएंसी ज्ञात करना। इफिशिएंसी ज्ञात कैसे करेंगे, आउटपुट अपन इनपुट, अगर आप चाहे टोटल लॉसेस ज्ञात कर लीजिए या फिर इनपुट आप ज्ञात कर चुके हैं अभी जस्ट, अब लॉसेस आप ज्ञात कर लीजिए तो आपका इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ मतलब कि इंडिकेटर हैं कि किसको क्या इंडिकेट करता है, उसका नेम यहाँ पे लिख रखे हैं। तो आइए, नॉट है नो लोड आर्मेचर करेंट। अगर यहाँ पे हम आर्मेचर इनपुट देखें तो इसके आर्मेचर में जो लॉसेस हो रही है, आइए नॉट स्क्वायर आर ए प्लस मैग्नेटिक लॉसेस, इसमें जो मैग्नेटिक लॉसेस होगा प्लस विंडेज एंड फ्रैक्शन लॉसेस। ठीक, अगर इन तीन लॉसेस को हम जोड़ देंगे तो आप का टोटल आर्मेचर इनपुट निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आर्मेचर इनपुट बराबर हो गया आई ए नॉट स्क्वायर आर ए, ये हो गया आर्मेचर लॉसेस, और प्लस ये जो मैग्नेटिक लॉसेस और विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस, इनको इंक्लूड करके हम ओमेगा नॉट, आप बोलिएगा डब्ल्यू नॉट। ठीक, तो वी टी आई ए नॉट ये है आप सभी का आर्मेचर इनपुट, पहले ही निकाल दिए थे, वी टी आई ए नॉट माइनस ये इधर आ गया तो आई ए नॉट स्क्वायर प्लस आर ए, ये है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट मतलब नो लोड रोटेशनल लॉस। तो लॉसेस क्या होता है, मैग्नेटिक लॉसेस या फिर विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉसेस। तो टोटल लॉसेस हो गया सभी का, मैग्नेटिक लॉसेस पहले ही निकाल दिए थे ओमेगा नॉट, और विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस हो गया वी टी आई एस एच, ये ठीक है, ये आर्मेचर कॉपर लॉसेस। तो कांस्टेंट लॉसेस क्या निकल के आया, कांस्टेंट लॉसेस या फिर नोड लॉसेस आ गया आपका, आ गया ओमेगा नॉट प्लस वी टी आई एस एच है ये डब्ल्यू सी। तो टोटल लॉसेस आप लिख क्या सकते हैं, टोटल लॉसेस आपका आ गया टोटल लॉसेस ओमेगा सी के अंतर्गत ये है ओमेगा नॉट प्लस वी टी आई एस एच, मतलब इस पूरे को हम मान लिए कांस्टेंट लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस हुआ कैसे, देखिए वी टी आई एस एच, ये फील्ड वाइंडिंग में जो लॉसेस होगा, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सेम होगा तो उसमें जाने वाली करंट भी हमेशा सेम होगी, अप्लाइड वोल्टेज तो सेम है ही, तो ओवरऑल जो उसमें लॉसेस होगा वो भी इक्वल रहेगा, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, और ओमेगा नॉट क्या है, ये रोटेशनल या फिर फ्रिक्शन लॉसेस है तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, तो ओवरऑल ये पूरा कांस्टेंट लॉसेस हो गया, इसको हम मान लिए ओमेगा सी मतलब कांस्टेंट लॉसेस, और प्लस ये आर्मेचर कॉपर लॉसेस है। आर्मेचर कॉपर लॉसेस को हम चलिए लिख लेते हैं आई ए नॉट स्क्वायर, या फिर यार लिखा नहीं जा रहा है, नया पेन है ना, लिखा नहीं जा रहा है, आर ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल लॉसेस। अब क्या है, मतलब इनपुट तो आपको पहले ही पता चल गया, टोटल लॉसेस आप निकाल लिए। इफिशिएंसी निकालने में क्या है, इफिशिएंसी बराबर क्या होती है फ्रेंड्स, इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी बराबर पूरा 1 माइनस लॉसेस अपान इनपुट होता है। ठीक, तो ये 1 माइनस आपने लॉसेस क्या निकालना, ओमेगा सी माइनस
आई नॉट स्क्वायर आर ए, और इनपुट आपने क्या निकाला था, ये यहाँ पे देखिए इनपुट आपने क्या निकाला था, ये देखिए ये वी टी आई ए निकाला था, तो आप वी टी आई ए रख दीजिए, क्या दिक्कत है, तो वी टी आई ए रख दीजिए, वी टी आई ए, ठीक। तो ये मतलब एफिशिएंसी आपका निकल के आ गया, मतलब आपका टारगेट पूरा हो गया इस टेस्टिंग का, बस इतना कर दीजिएगा, 10 में से 10 नंबर पा जाएंगे आप लोग, ठीक। और रही बात कुछ इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लीजिए, अगर आप इतना लिख देंगे तो एग्जाम में एकदम मस्त हो जाएगा, आपको पूरा पूरा नंबर देगा, ठीक। अगर आप डेरिवेशन करने के बाद सारा चीज़ कर देते हैं तो एफिशिएंसी वही है कि एफिशिएंसी 1 माइनस टोटल लॉसेस अपॉन इनपुट ऑफ द मोटर इंटू 100, तो टोटल लॉसेस कर दिए हैं, टोटल लॉसेस आपका जो आया वो इनपुट आपका जो भी जस्ट इसके जो पहले की वही चीज़ है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहने दीजिए आप लोग, अगर क्वेश्चन भी करने का मन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन भी करा देंगे अपने एक वीडियो में। आप लोग एडवांटेज देख लीजिए, इसको कवर करने के बाद हम लोग को कैलकुलेशन को जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए एडवांटेज ऑफ स्विनबर्न मेथड, तो स्विनबर्न मेथड का एडवांटेज क्या है, तो लो पावर इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग इवन लार्ज मशीन सिंस ओनली नो लोड लॉसेस आर टू बी सप्लाइड फ्रॉम द सप्लाई मेंस। तो इस टेस्टिंग को हम लोग इस टेस्टिंग में लो पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस मशीन में जो होता है नो लोड पे चलता है, नो लोड पे टेस्टिंग होती है, तो नो लोड पे जो टेस्टिंग हो रही है तो इसमें सिर्फ लो पावर की ज़रूरत पड़ती है। लो पावर तब क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नो लोड पे चल रहा है, तो नो लोड पे चल रहा है तो सिर्फ नो लोड लॉसेस जो है उसी को फुलफिल करने के लिए पावर चाहिए, तो नो लोड लॉसेस कितना होगा, बहुत कम होगा, तो इसी वजह से ये इसका जो ऑपरेशन है वो लो पावर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक। आगे देखिए एंड द एफिशिएंसी एट एनी डिजायर्ड लोड कैन बी कैलकुलेटेड, और स्विनबर्न मेथड के द्वारा आप लोग किसी भी लोड पर, मतलब नो लोड पे या फिर चाहे आप लोड थोड़ा बहुत लगा दीजिए, फिर चाहे फुल लोड पे भी एफिशिएंसी आप लोग निकाल सकते हैं बाय द स्विनबर्न मेथड के द्वारा, ठीक। आगे देखिए सिंस द DC machine in Swinburne test is running at no load condition, the disadvantage of this method, stray loss can not be considered in this testing। तो देखिए स्विनबर्न टेस्ट अगर नो लोड पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका यही डिसएडवांटेज होता है कि इसके द्वारा आप लोग स्ट्रे लोड लॉसेस नहीं ज्ञात कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन ऑन द रेटेड लोड कैन नॉट बी चेक्ड, तो मशीन का रेटेड लोड पे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है इस मेथड के द्वारा आप लोग इस मेथड के द्वारा आप लोग निकाल नहीं पाते हैं, ये डिसएडवांटेज है, ठीक। एंड कम्यूटेशन एंड टेम्परेचर राइज विल बी सेटिस्फैक्ट्री एट लोड और नॉट, इट इज नॉट प्रिडिक्टेड, तो इसके द्वारा आप लोग कम्यूटेशन या फिर टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है इस चीज़ को भी आप लोग प्रिडिक्टेड नहीं कर सकते हैं, ये डिसएडवांटेज है स्विनबर्न का। तो यही सब डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग हॉपकिंसन टेस्ट का यूज करते हैं, सबसे बढ़िया जो टेस्ट होता है वो हॉपकिंसन होता है, ठीक। हॉपकिंसन रीजनरेटिव फिर बैक टू बैक टेस्ट, रही बात हॉपकिंसन को रीजनरेटिव फिर बैक टू बैक टेस्ट क्यों कहते हैं वो हम समझा दिए थे, ठीक। तो ये पूरा फ्रेंड्स आप सभी का टेस्टिंग खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स बस लास्ट में ये कहना चाहेंगे क्या चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, और थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो तो आप एक बार दो बार वीडियो को और देख लीजिए पीछे कर करके, तो आपको समझ में पक्का आ जाएगा, क्योंकि हम अपनी पूरी कोशिश किए हैं समझाने की, ठीक। तो लास्ट में आपसे का कैलकुलेशन चलिए बता देते हैं, वो डीसी सीरीज मोटर का यूज वगैरह कहाँ किया जाता है, उसके एडवांटेज क्या है, और शंट मोटर का और कम्युलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड्स लगभग 50 मिनट होने वाले हैं, तो और आप सबके लिए कंटिन्यू में 50 मिनट बोला हूँ, तो आपके मेरे गले भी दर्द करने लगे हैं, लगभग सूख भी गए हैं, तो आपकी भी फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए लास्ट में हम कवर कर लेते हैं इसको भी फटाक से। तो देखिए आज आप सभी का कम्प्लीटली डीसी मोटर एकदम समाप्त हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे आप सभी का ट्रांसफार्मर को भी पूरे जोश के साथ ख़त्म करेंगे, जैसे इसको हम ख़त्म किए हैं, ठीक। 5 या 6 लेक्चर में ख़त्म किए हैं, ट्रांसफार्मर को भी कोशिश करेंगे 5 से 6 लेक्चर में ख़त्म करने की एक एक टॉपिक को, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर के कैरेक्टर और उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर की, डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टर क्या क्या होता है। तो देखिए स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई, डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इट इज अप टू 500% ऑफ द फुल लोड टॉर्क, जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो अपने फुल लोड टॉर्क के 500% के इक्वल होता है, ठीक। मैक्सिमम मोमेंटरी टॉर्क अप टू 400% ऑफ फुल लोड टॉर्क, और स्पीड रेगुलेशन इज हाई
एट नो लोड। इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है नो लोड की कंडीशन में देखा जाए, मतलब इसका पुअर रेगुलेशन होता है। ठीक, शंट मोटर का सबसे बढ़िया रेगुलेशन होता है, मतलब इसका आप ऐसा मोटा मोटा याद रखिए कि डीसी सीरीज मोटर है तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा और इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो ख़राब होता है। ठीक, इसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका यूज वहीं किया जाएगा जो भारी भरकम मशीनें हैं जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि होइस्ट में, क्रेन में, कन्वेयर में, इलेक्ट्रिकल में, लोकोमोटिव में, ट्रैक्शन सिस्टम में, ट्रॉली कार में। ठीक, आगे देखिए डीसी शंट मोटर देखिए, तो डीसी शंट मोटर का यूज स्टार्टिंग टॉर्क इज मीडियम। तो डीसी शंट मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो मीडियम होता है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टॉर्क इज 200% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। जो इसका ऑपरेटिंग टॉर्क होता है मैक्सिमम अधिकतम अपने फुल लोड टॉर्क का 200% होता है। और स्पीड रेगुलेशन 5 से 10%। जो इसका स्पीड रेगुलेशन होता है डीसी शंट मोटर का वो काफ़ी अच्छा होता है, 5 से 10% होता है। ठीक, और इसका यूज़ देखिए कहाँ का किया जाता है, जहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए ना कांस्टेंट चीज़ की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे मतलब जैसे फ़ैन या फिर मतलब कोई ऐसा कर्सर, मतलब ऐसा चीज़ जिससे कि ना जो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक अपने कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे। ठीक, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डीसी शंट मोटर। तो लैथ मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, रेसिप्रोसिटी पंप में, फैंस में, ब्लोअर्स में, और स्पिनिंग मशीन में, वीविंग मशीन में, और वुड वर्कर में, और मशीन टूल्स में इसका यूज करते हैं डीसी शंट मोटर में। जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में होता है मशीन टूल्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए आगे कम्युलेटिव कंपाउंड का देख लीजिए यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड का यूज कम्युलेटिव है, मतलब दोनों फ्लक्स आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो जब फ्लक्स दोनों जुड़ेगा फ्रेंड्स तो फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा, तो टॉर्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा। टॉर्क बराबर क्या होता है K∅ISH। फाई मतलब फ्लक्स, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, और स्पीड क्या होता है फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर फ्लक्स बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। तो कम्युलेटिव है मतलब फ्लक्स दोनों जुड़ रहे हैं तो टॉर्क बढ़ेगा और स्पीड घटेगा। ठीक, तो इसका देखिए स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई अप टू 450% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। तो जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है अपने फुल लोड टॉर्क का 450% होता है। ठीक, और मैक्सिमम मोमेंटरी ऑपरेटिंग टॉर्क, और आगे देख लीजिए हायर देन शंट मोटर इट इज जनरली 350% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। स्पीड रेगुलेशन 25% टू 35% डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग। तो देखिए इसका थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो सीरीज मोटर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। इसका स्पीड रेगुलेशन सीरीज मोटर से थोड़ा सा अच्छा होता है। क्यों थोड़ा सा अच्छा होता है? क्योंकि कम्युलेटिव है ना, मतलब इसमें सीरीज की भी प्रॉपर्टी इंक्लूड है और शंट की भी प्रॉपर्टी इंक्लूड है। तो जो जितना ज़्यादा स्पीड रेगुलेशन ख़राब था सीरीज मोटर का, उतना ज़्यादा इसका स्पीड रेगुलेशन ख़राब नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है ड्यू टू शंट प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग भी जुड़े होते हैं।